येदियुरप्पा को दरकिनार किए जाने और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को अपने गढ़ हुबली से टिकट से इनकार करने के बाद वीरशैव लिंगायत समुदाय बीजेपी के खिलाफ गुस्से में। क्या लिंगायत समुदाय को मना पाएगी बीजेपी? ये एक बड़ा सवाल। देखते हैं अंदर की बात में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना के दिनों के साथ वीरशैव लिंगायत फोरम लिंगायत समुदाय का एक शक्तिशाली समूह कांग्रेस का समर्थन कर रहा है। फोरम ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लिंगायत समुदाय के मतदाताओं से कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करते हुए एक खुला पत्र लिखा है। लिंगायत समुदाय को बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। 1980 के दशक में कड़ी मेहनत करके बीएस येदियुरप्पा ने लिंगायत समुदाय को भाजपा में शामिल कर लिया है। बीजेपी बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद एक और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को उनके गढ़ हुबली से टिकट नहीं दिए जाने से लिंगायत समुदाय भाजपा से नाराज है। यह अपील कांग्रेस नेता शमनूर शिवशंकरप्पा और जगदीश शेट्टार के हुबली में लिंगायत समुदाय के लोगों से मुलाकात के बाद सामने आई। लिंगायत समुदाय कर्नाटक का सबसे शक्तिशाली समुदाय है। कर्नाटक में 17% मतदाताओं वाले लिंगायत समुदाय ने राज्य में 9 मुख्यमंत्री दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद का घमासान शुरू हुआ। सीएम पद के दावेदार डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया। अब सवाल ये उठे कि ये अभियान मुख्यमंत्री बनाने के लिए किस लिए, आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे क्यों किया? देखते हैं अंदर की बात की खास रिपोर्ट। कर्नाटक में जहां मुख्यमंत्री पद की दौड़ शुरू हो चुकी है, वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं, यह अभी तय नहीं है। कांग्रेस की जीत हुई तो प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में प्रचार शुरू हो गया है। कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उनके विरोधियों द्वारा उछाला जा रहा है, जो शिव कुमार और सिद्धारमैया के पत्ते काटना चाहते हैं। इसके अलावा एमबी पाटिल का नाम भी सामने रखा जा रहा है, जिससे कांग्रेस की स्थिति अब विषमतम बन गई है। सिद्धारमैया राहुल गांधी के करीबी है, लेकिन लिंगायत मतदाता उनकी 76 साल की उम्र और पिछली सरकार के दौरान उनके कुछ फैसलों के कारण विरोध कर रहे हैं। डीके शिवकुमार कांग्रेस के संकट मोचक है और लगातार 8 बार विधायक चुने गए हैं। कांग्रेस को फिर से खड़ा करने में इन दोनों का सबसे बड़ा योगदान है, इसीलिए इनकी संभावना ज्यादा है। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होने वाला है और नतीजे 13 मई को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक चुनाव में एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना किसके साथ, ये सवाल का राज ठाकरे ने जवाब दिया। उस तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी भी समर्थन दे चुकी है। राज ठाकरे ने कहा कि आप इस बात पर ध्यान रखें कि मराठी भाषी उम्मीदवार ही जीत कर आए और ये आपके हित में है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मराठियों के मुद्दे को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी एक मंच पर नजर आ रही है। दोनों ही दल महाराष्ट्र की एकीकरण समिति को सपोर्ट कर रहे हैं। मनसे चीफ राज ठाकरे ने ट्वीट कर लोगों से एमईएस के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की है। राज ठाकरे ने ट्वीट किया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होने जा रहे हैं। मैं सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मराठी भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि वे एकजुट होकर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवारों के लिए मतदान करें। अन्य दलों के उम्मीदवार भले ही मराठी हो, लेकिन निर्वाचित होने के बाद वे मराठी भाषा का गला घोटने या सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ विधानसभा में मुंह नहीं खोलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मेरा दृढ़ मत है कि आपको अपने राज्य की भाषा और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। कई पीढ़ियों से सीमा क्षेत्रों में रहने वाले भाइयों ने कहा कि कन्नड़ भाषा और संस्कृति का सम्मान किया है, लेकिन फिर भी अगर वहां की सरकार मराठी लोगों को परेशान करे, मराठी भाषा का गला घोटने की कोशिश करे, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब कर्नाटक सरकार ने एक बार फिर सीमांकन के मुद्दे को हवा देने की कोशिश की, तो मैंने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र मूल रूप से समरूप है। मनसे प्रमुख ने कहा कि यहाँ के कई लोगों के पास कर्नाटक में उनके कुल देवता है, जबकि कई कन्नड़ियों के महाराष्ट्र में उनके कुल देवता है। संक्षेप में दोनों राज्यों के बीच संबंध मजबूत है। फिर अगर कर्नाटक सरकार समझौतावादी रुख अपनाती है तो संघर्ष के लिए कोई समय नहीं होगा, लेकिन वहां किसी भी दल की सरकार आ जाए, उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता। इस विधायिका में मराठी भाषी विधायक होने चाहिए, जो उस क्षेत्र की मराठी पहचान का प्रतिनिधित्व करे, जो मराठी लोगों के मुद्दे के लिए आवाज उठाए। उसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के पास
10 मई को मौका है। इससे पहले शिवसेना के सांसद संजय राउत भी महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर चुके हैं। उन्होंने खानापुर से MES के उम्मीदवार मुरलीधर पाटिल के लिए वोट मांगे थे। राउत ने इस दौरान चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर महाराष्ट्र से नफरत करने का आरोप लगाया था और कहा कि जब भी मराठी मानस मजबूत होता है तो वह एक साजिश रचती है, चाहे वह हो महाराष्ट्र या कर्नाटक के मराठी भाषी सीमावर्ती क्षेत्र। उन्होंने कहा कि चाहे उद्धव ठाकरे हो या एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, एकीकरण समिति और कर्नाटक के मराठी भाषी क्षेत्रों में मराठी लोगों के प्रति उनका हमेशा लगाव रहा है। बता दें कि कर्नाटक चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा और नतीजे 13 मई को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक के साथ ही पंजाब, यूपी, ओडिशा और मेघालय में भी सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। इन 4 राज्यों में रिक्त हुई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर सियासी दल ने पूरी ताकत भी झोंक दी है। किसके साथ आखिर किसका मुकाबला या सीधी लड़ाई है, उसके ऊपर खास रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश के 4 राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं। इसमें पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट, यूपी की स्वार टांडा विधानसभा 96 विधानसभा सीट, ओडिशा में झारसुगुड़ा और मेघालय की सोहयोंग विधानसभा सीट पर 10 मई को वोटिंग होगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। वहीं यूपी की दोनों विधानसभा सीट पर सपा और अपना दल के बीच सीधी लड़ाई है। इसी तरह से उड़ीसा और मेघालय में भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस तरह से चारों ही कैंडिडेट पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। यूपी के रामपुर जिले की स्वारटांडा, मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर सपा और अपना दल के बीच सीधी लड़ाई मानी जा रही है। स्वारटांडा विधानसभा सीट पर उपचुनाव सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने की वजह से हो रहा है, जबकि 96 विधानसभा सीट अपना दल के विधायक राहुल कौल के निधन की वजह से रिक्त हुई। ब्यूरो रिपोर्ट। इस तरफ राजस्थान विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश भी बढ़ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 साल पुराने मामले को उठाकर ऐसा सियासी दांव खेला जिससे एक तरफ सचिन पायलट, लहूलुहान तो वसुंधरा राजे को भी राजनीति जख्म दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी दांव भी तेज हो गए हैं। ऐसा ही एक दांव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 साल पुराना मामला उठाकर चला है। गहलोत ने धौलपुर में कहा कि 2020 में सचिन पायलट के विद्रोह के समय उनकी सरकार को वसुंधरा राजे, कैलाश मेघवाल और शोभा रानी कुशवाहा ने बचाया था। सवाल उठता है कि क्या गहलोत सचिन पायलट को घेरने के चक्कर में वसुंधरा राजे और बीजेपी नेताओं को संकट मोचक बताकर एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। धौलपुर की एक जनसभा में सीएम गहलोत ने कहा कि जिन विधायकों ने 2020 के राजनीतिक संकट के दौरान अमित शाह से पैसा लिया था, उनको वो पैसा लौटा देना चाहिए। गहलोत ने अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत पर उनकी सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने वसुंधरा राजे का नाम ऐसे समय में लिया है जब वे 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने की कवायद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसान भी अब तो पहलवानों के समर्थन में आ चुके हैं। रविवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी रेसलर्स के प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। अब क्या टिकैत ने ऐसी सलाह दी कि चुनाव तक चालू रहेंगे पहलवानों के धरने? यह सवाल आखिर इसलिए उठ चुका है क्योंकि पहलवानों के आह्वान पर पूरा किसान मोर्चा और खाप पंचायत धरने में शामिल हुआ। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान पिछले 2 सप्ताह से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इन पहलवानों के समर्थन में महापंचायत समर्थित खाप पंचायतों के मुखिया के बाद अब राकेश टिकैत भी मैदान में उतर गए हैं। राकेश टिकैत के किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने जंतर मंतर पर लंगर शुरू किया है। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के राकेश टिकैत, दर्शन पाल, हनान मोहल्ला सहित समर्थकों और किसान नेताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचे थे।
टिकैत ने पहलवानों को इस साल के अंत तक होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव तक अपनी लड़ाई जारी रखने की तैयारी करने की सलाह दी है और अपनी तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। टिकैत का कहना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को बृजभूषण को लाना होगा। चूँकि खाव पंचायतें पहलवानों के साथ है, इसलिए भाजपा बृजभूषण पर कार्यवाही किए बिना नहीं रह पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक्ट्रेस अदा शर्मा की फिल्म द केरला स्टोरी को बैन कर दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा की फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म द केरला स्टोरी सिनेमा घरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक धमाल मचा रही है। दूसरी ओर देश के कई राज्यों में इस फिल्म का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। अब खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म द केरला स्टोरी को बैन कर दिया है। स्टेट की सीएम ममता बनर्जी ने इस फिल्म को लेकर बड़ा एक्शन लिया है और बड़ी बात कही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला किया है कि बंगाल में सभी थिएटर्स से फिल्म द केरला स्टोरी हटाई जाएगी और कहीं भी इस फिल्म को नहीं चलने दिया जाएगा। इसके साथ ही वेस्ट बंगाल से फिल्म द केरला स्टोरी बैन की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार नफरत फैलाने को बर्दाश्त नहीं करेगी। शांति बनाए रखने के लिए इस राज्य में केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस तरफ डीजीसीए ने गो फर्स्ट एयरलाइन को आदेश दिया और कहा कि वो फौरन हवाई टिकट का बुकिंग बंद करे। डीजीसीए ने सुरक्षित, नियमित और भरोसेमंद तरीके से उड़ान भरने में असफल रहने पर एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 का नोटिस जारी किया और 15 दिनों में नोटिस का जवाब देने को कहा है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र के रेगुलेटर डीजीसीए ने गो फर्स्ट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हवाई टिकट बुकिंग करने पर फौरन रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही डीजीसीए ने सुरक्षित, नियम और भरोसेमंद तरीके से उड़ान भरने में असफल रहने पर एयरक्राफ्ट रूल 1937 के नोटिस जारी किया है। डीजीसीए ने 15 दिनों के भीतर गो फर्स्ट से नोटिस का जवाब देने को कहा है। गो फर्स्ट के अचानक उड़ान रद्द करने के फैसले और खुद को आईबीसी के तहत दिवालिया घोषित करने के लिए एनसीएलटी में आवेदन देने के चलते डीजीसीए ने गो फर्स्ट को एयरक्राफ्ट रूल्स 1936 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीजीसीए का मानना है कि एक भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर अपनी भूमिकाओं को अदा करने में एयरलाइंस विफल रहा है। वित्तीय संकट का सामना कर रही गो फर्स्ट एयरवेज ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से उनके दिवालिया घोषित करने के लिए लगाए गए अर्जी पर जल्द फैसले देने का अनुरोध किया है। एयरलाइंस ने एनसीएलटी को बताया, जल्द फैसला नहीं दिया गया तो लीज पर विमान देने वाली कंपनियां विमान वापस ले लेगी। इससे पहले गो फर्स्ट के सीईओ ने कहा था कि एनसीएलटी लीज पर दिए विमानों को वापस लेने पर रोक लगा देती है तो एयरलाइंस 7 दिनों में फिर से उड़ान शुरू कर सकती है। गो फर्स्ट को दिवालिया घोषित करने के अंतरिम आदेश देने की मांग पर ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। अगर आपको फेसबुक पर किसी अनजान वेरीफाइड अकाउंट से मैसेज आया और आपको तुरंत सावधान हो जाने की जरूरत, सोच समझकर ही आप कोई कदम उठाए। दरअसल एक फेक वेरीफाइड प्रोफाइल से जुड़ा स्कैम का मामला सामने आया। अब जब हम फेक वेरीफाइड प्रोफाइल का नाम सुनते हैं तो मन में से पहले ही एक सवाल खड़ा हो चुका होता है कि फेसबुक ने फेक अकाउंट को वेरीफाई ही क्यों किया। आइए इस स्कैम के बारे में जानते हैं और इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब भी। सोशल मीडिया विशेषज्ञ मैट नवारा ने एक फेक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट साझा किया है जिसे ब्लू टिक मिला हुआ है। यह एक नकली प्रोफाइल है। ट्विटर पेड ब्लू टिक ऑफर कर रहा है, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम अभी भी ब्लू टिक देने के लिए पुराने तरीके पर भरोसा करते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करना चाहता है तो उसे अपने पहचान पत्र के साथ सार्वजनिक हित का दावा करने के लिए लिंक की एक सीरीज शेयर करनी होगी। हालांकि मेटा अब पेड ब्लू टिक की भी टेस्टिंग कर रही है। यह फिलहाल चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध है। अब हो सकता है कि स्कैमर ने इसी टेस्टिंग का फायदा उठाया हो। यह भी संभव हो सकता है कि स्कैमर ने एक वेरीफाइड प्रोफाइल को हैक कर लिया हो और प्रोफाइल पिक्चर और यूजर नेम बदल दिया हो।
सोशल मीडिया विशेषज्ञ मैट नवारा ने एक फेक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसे ब्लू टिक मिला हुआ है। मैट नवारा ने मेटा से सवाल किया है कि मेटा ऐसी प्रोफाइल को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, ऐसे फेक प्रोफाइल पर ऐड कैसे चल रहे हैं। जरूरी बात यह है कि स्कैमर्स ने खुद को मेटा का ऑफिशियल पेज दिखाया हुआ है। यह नकली वेरीफाइड प्रोफाइल सोशल मीडिया मैनेजर्स को उनकी पर्सनल जानकारी और पैसे चुराने के लिए एक संदिग्ध लिंक के साथ मैसेज भेज रही है। स्कैमर सुरक्षा मुद्दों का बहाना देते हुए लिंक पर क्लिक करने के लिए कह रहे हैं।